Welcome back to philosophy class. Today I am going to teach about Aristotle uh, theory, matter and form. In the previous class I have taught about the theory of causation of Aristotle. Today I am going to teach matter and form. हम जानते हैं कि जब हम कारणता सिद्धांत की बात करते हैं तो कारणता सिद्धांत में हम कोई भी घटना कैसे और क्यों घटी दार्शनिक होने के नाते हम उस पर चर्चा करते हैं। ये दर्शन शास्त्र के पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत जो एंशंट फिलॉसफी है उसके अंदर ये टॉपिक है एरिस्टोटल का मैटर और फॉर्म, जिसको यहाँ पे इसको बोलते हैं उपादान, और फॉर्म में आपका आकारिक, निमित्त और प्रयोजन कारण आते हैं। जिज्ञासु व्यक्ति जब से दुनिया आई है तब से विश्व के बारे में तरह तरह की धारणा, तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह के विचार, उस पर उन लोगों ने चर्चा करना आरंभ किया। जब विश्व का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, या विश्व को लेकर के जितनी प्रकार की धारणाएं हैं, सब प्रयास करने का, क्योंकि चारों ओर जो देखने को मिलता है वो उसको देख के इंसान अचंभित है। और जब वो चिंतनशील प्राणी के रूप में जब उसको आभास होता है तो ये सब जानने का प्रयास करता है, वही जिज्ञासा पैदा होता है उसमें। वो जानने का प्रयास किया है कि विश्व का निर्माण कैसे और क्यों हुआ है। विश्व की व्याख्या के दौरान उन्होंने यह जानने का प्रयास किया है कि कोई भी वस्तु के निर्माण के पीछे क्या कारण है। तो अरस्तु ने पिछले क्लास में बताया है 4 प्रकार के कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें उपादान कारण, निमित्त कारण, आकारिक और प्रयोजन कारण कहते हैं। अरस्तु थोड़ा अन्य दार्शनिकों से बिल्कुल अलग हैं। अरस्तु के पूर्व भी विचारक हुए हैं जो कोई किसी पदार्थ को विश्व की उत्पत्ति का कारण मान लेते थे। जैसे कि थैलेस जो होते हैं, वेस्टर्न फिलासफर हैं, उन्होंने जल को कहा ये मूल तत्व है, जल ही मूल तत्व है। थैलेस ने जल को, एनेक्सिमिनस ने वायु को, फिर प्रोटोगोरस ने संख्या को, प्लेटो ने आइडिया को, इसी तरह अन्य सभी दार्शनिकों ने तरह तरह की चीज़ों को विश्व का कारण मान लिया कि उसका वो कैसे उत्पन्न हुआ है। हमने देखा है कि शुरू में भारतीय दर्शन में भी यह देखने को मिलता है कि कोई प्रकृति के ही किसी ऑब्जेक्ट को वो कारण मान लेते हैं और कहते हैं कि उसी से विश्व का निर्माण हुआ है, विश्व की उत्पत्ति हुई है, और विश्व का व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी दार्शनिकों ने कुछ इसी प्रकार से विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब ये 4 कारणों के हम एक एक कर थोड़ा व्याख्या करेंगे। उपादान कारण किसी वस्तु के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे वस्तु उत्पन्न होता है। किसी भी वस्तु के निर्माण में जो कच्चा माल का उपयोग किया जाता है उसे उपादान कारण कहते हैं। उपादान कारण वस्तु का मैटर फॉर्म है जो वस्तु में ही निहित रहता है। निमित्त कारण वो है जो कि निर्माता के मस्तिष्क में वो खाका तैयार होता है, जिसे आकारिक कहते हैं, और निर्माता उस वस्तु को गति देता है, ये निमित्त कारण है। और जब वस्तु, ये जो फॉर्म जो है ये आकारिक कारण है, ये निर्माता के मस्तिष्क में वो फॉर्म होता है, तभी वो वस्तु को, जो कच्चा उपादान है उसमें उस वस्तु को ढालता है, तभी वो वस्तु बनकर तैयार हो जाता है। और जब अंतिम वो बनकर तैयार हो जाता है तो निर्माता के लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है, जिसे प्रयोजन कारण, अंतिम कारण, लक्ष्य कारण भी कहा जाता है। यहाँ पर इन दोनों को अरिस्टोटल ने इसको मैटर कहा है, मटेरियल कॉज, और इसको यूं ही रख दिया है, जबकि इन तीनों को उन्होंने फॉर्म में समाहित किया है, ये फॉर्मल कॉज कहते हैं। अरस्तु ने विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया, जिसमें बीइंग की व्याख्या मैटर और फॉर्म से भरपूर करने का प्रयास किया जाता है। जब हम मैटर की बात करते हैं तो कोई भी भौतिक पदार्थ की हम उसमें व्याख्या करने लगते हैं,
जैसे कि हम मिट्टी ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, ये सब की हम लोहा ले ले लेते हैं। ये सब की हम विश्व की व्याख्या इसे करने का प्रयास करते हैं। परंतु अरस्तू का कहना थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि मिट्टी जो है वो मटेरियल कॉज है, लेकिन उसे पूरा मैटर नहीं कहा जा सकता है। मैटर तो वो होना चाहिए जिसमें गुण नहीं हो। लकड़ी में तो गुण है, तभी तो उसको उसमें संभावनाएं हैं और वस्तु को उसमें परिवर्तन किया जाता है। लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं? कोई भी वस्तु संसार में आप लीजिए जिसको आप मटेरियल कॉज कहते हैं, तो उसमें एक संभावनाएं हैं। और जहाँ बीइंग है और बीइंग का कॉन्सेप्ट के माध्यम से विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है, जिसमें जो कि फॉर्म में तब्दील होता है। तो लकड़ी, मिट्टी, लोहा, ये सब तो गुण हुए, और गुण तो फॉर्म हो नहीं सकता है। सॉरी, गुण तो मैटर हो नहीं सकता, वो तो फॉर्म है। परंतु मैटर वो है जो फॉर्म ना हो। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी मैटर है जो संसार में बिना फॉर्म का है? तो अरिस्टोटल का कहना है, ये पिरामिडी व्यवस्था में जो विश्व का, यहाँ पर होता है फॉर्मलेस मैटर। फॉर्मलेस मैटर मतलब कि यहाँ फॉर्म नहीं रहता है, केवल मैटर रहता है, और यहाँ मैटरलेस फॉर्म है। ये मैटरलेस फॉर्म, यहाँ पर हम सुप्रीम पावर को एक तरह से देखते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ही जो मैटर जड़ होता है उसकी हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यथार्थ उसे, अब यहाँ प्रश्न उठता है, जो मैटरलेस फॉर्म, जो फॉर्मलेस मैटर है, वो इंद्रियाभूत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको हम इंद्रियों के माध्यम से जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो आखिर में वो कैसे हम व्याख्या करेंगे? तो यहाँ पर अतः यह यथार्थ नहीं है, ये यथार्थ नहीं होगा। मतलब जो फॉर्मलेस मैटर है इंद्रियाभूत नहीं हो सकता है, और ये तो सुप्रीम पावर है। अब हमारी क्या स्थिति है? तो वो उनका कहना है कि जब हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं तो कोई भी वस्तु हमें ऐसा नहीं मिलता है जो बिल्कुल ही फॉर्मलेस मैटर हो या मैटरलेस फॉर्म हो, जिसमें मैटर ही नहीं हो और जिसमें फॉर्म ही नहीं हो। प्योर मैटर हो, प्योर फॉर्म में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं वो फॉर्म और मैटर के संयुक्त होने से ही मिलती है। तो दोनों में अभियोज्य संबंध है, इसका भौतिक विभाजन संभव नहीं है, ये केवल तार्किक विभाजन ही संभव है। यानी हम जब इसका डिफिनेशन करते हैं, इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो इसको तर्क के माध्यम से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। अरस्तु का कहना है कि जब हम अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति, ध्यान देने वाली बात है कि जब हम प्रयोजन कारण पर चर्चा करते हैं, जब हम प्रयोजन कारण पर चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर एक बात आता है कि मैटर जो है वो किस आधार पर काम करता है। जब हम लास्ट फाइनल कॉज की बात करते हैं, फाइनल कॉज की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है कि हमारे लक्ष्य की पूर्ति है, दिस इज द टारगेट, एंड व्हेन वी अचीव इट, इट मीन्स दैट वी हैव रीच्ड आवर गोल। ये गोल होता है। अब इसका कहना है, एरिस्टोटल का कहना है कि जो जड़ पदार्थ होते हैं जिसका निर्माण हुआ, जिसमें मैटर बहुत ही निचले स्तर पर होता है, उसको फॉर्म बाहर में रह के उसको गति देता है, तब परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लिया जाए, आप कुम्हार को ले लीजिए, तो मिट्टी जो है वो लोंधा है, तो उसमें फॉर्म की मात्रा बहुत ही लोएस्ट होती है, तभी है ना कुम्हार उसमें अपना चालक अपना गति देता है, जिसके कारण वो घड़ा बनती है। तो घड़ा तो फॉर्म हुआ, मिट्टी तो मैटर हुआ। यानी हमने देखा है कि बाहर से फॉर्म उसको लिया, लेकिन जो सजीव वस्तु, ये तो निर्जीव वस्तु की बात है, लेकिन जो सजीव वस्तु है उसका फॉर्म अंदर रहता है, और स्वयं ही वो उसमें वो परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करता है। यानी वो उसमें ब्रेन है, उसका इंटेलेक्चुअल है, उसका रैशनल पावर है, इंट्यूशन है, थिंकिंग है, कैपेसिटी है, सब कुछ है उसमें। तो उसमें वो गति प्रदान करता है। ध्यान देने योग्य बात है, जिसमें चेतना रहती है
और चेतना विहीन पदार्थ जो जड़ है, जड़ में परिवर्तन, जो फॉर्म चेतनशील पदार्थ है वो उसमें अपना इंटरफेयर करके उसको चेंज करता है। अब देखिए, हमने कहा कि कोई भी वस्तु बिल्कुल ही मैटर नहीं होता है, बिल्कुल मैटर नहीं होता है, उसमें गुण विहीन हो सकता है लेकिन शून्य नहीं है। शून्य से कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता है। जैसे मिट्टी लीजिए, उसमें गुण नहीं है, बहुत लोएस्ट है, तभी तो कुम्हार उसको मूर्ति भी बना लेता है, गुड़िया भी बना लेता है और बर्तन भी बना लेता है, मतलब जो जी करता है वो बना लेता है। यानी उसमें संभावना है, उसमें बीइंग है, उसी से बिकमिंग होता है। जब तक उसमें बीइंग नहीं रहेगा, ये एक प्रोसेस है, बीइंग, उसमें संभावनाएं हैं। जब वो विकास होगा तब उसमें नॉन बीइंग ऐड होगा और फिर दोनों का जब एडिशन होगा तो उसमें बिकमिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये बीइंग से ये संभावना असंभावना दोनों मिलेगी और पूरी संभावना के साथ ये फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप सजीव में पेड़ पौधे की बात लें तो एरिस्टोटल एक जैव वैज्ञानिक भी हैं और वो जूलॉजिस्ट हैं। तो जूलॉजी में उन्होंने अवयव और अवयवी का भी सिद्धांत पर उन्होंने व्याख्या किया, जिसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके माध्यम से भी वो व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। एरिस्टोटल ने यह बतलाया है कि जितने भी संसार की वस्तुएं हैं वो जो है, जब हम कॉन्सेप्ट देते हैं यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर का, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, उनका कहना है कि कि जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल का, प्लेटो ने, ध्यान रखिएगा, उन्होंने सिद्धांत दिया था केवल यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल इज द ट्रू, पर्टिकुलर इज नॉट ट्रू, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो विनाश हो जाता है। लेकिन एरिस्टोटल का कहना है कि सभी वस्तुएं ये दोनों के संयुक्त होने से बनती है, कोई भी वस्तु ना यूनिवर्सल है ना पर्टिकुलर है, दोनों के मिलने से बनता है। उनका कहना है कि आप कोई भी वस्तु देखेंगे तो दोनों के संयुक्त होने से होता है। जैसे कि अभी मैंने मिट्टी का उदाहरण दिया था, तो यहाँ फॉर्म है, जो आदमी है, कुम्हार है, जो मिट्टी को फॉर्म में लाता है, यानी दोनों के मिलने से होता है। अब देखिए, कोई भी वस्तु का एक सटीक उदाहरण है, रुई जो रहता है वो कपड़े में निहित रहता है, रुई पर्टिकुलर है, चादर यूनिवर्सल है, वो उसमें निहित रहता है तभी चादर का रूप ले आता है। आप खाली फॉर्म है, उसको कोई ना कोई रूप, जब तक फॉर्म नहीं दिया जाएगा मैटर में, तब तक वो यूजेबल उस तरीके से नहीं हो सकता है। आप मिट्टी को ही ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, हम पौधा लगाते हैं तो फॉर्म का कोई ना कोई वहाँ रूप डालते हैं, तभी उसमें पौधा, जो हम बीज डालते हैं तो फिर पौधा उसमें उगता है, फिर बाद में पेड़ होता है, पौधा होता है और हमारा अनाज पानी हमको मिलता है। तो आप देखिए कि कोई भी चीज जो है दुनिया में, वहाँ फॉर्म की एक अहम भूमिका होती है और बिना फॉर्म का वो मैटर सक्सेस नहीं हो सकता है। सो वी आर टॉकिंग दैट एवरी एंड ईच object in the world is the combination of matter as well as form, that is matter is particular and form is universal। मतलब मैटर जो होता है वो, इसको कहते हैं व्यष्टि, इसको कहते हैं समिष्टि, वो होता है। अब अरस्तु ने कहा है कि मान लिया जाए वस्तु के गुण को हम यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे यथार्थ रूप में आम को ले लीजिए, आम है तो आम कच्चा है, हरा है और खट्टा है, तो ये सब उसका गुण है। वास्तव में आम में ये सभी गुण निकाल देंगे तो आम को हम आम कहेंगे क्या? नहीं। क्या आम ही केवल हरा होता है? पत्ता उत्ता हरा नहीं होता है, और भी चीज़ें हरी नहीं है। इसीलिए कोई भी गुण उस जाति विशेष के सामान्यों में ही रहती है। हमने ये भी बात कही है
कि जो पर्टिकुलर होता है उसमें एक बीइंग की कंसेप्ट होती है। वो बीइंग से फिर नॉन बीइंग, बीइंग, हर वस्तु जो होता है मैटर, उसमें बीइंग का कंसेप्ट होता है और इसमें एक संभावनाएं हैं सकारात्मक, जिसको पोटेंशियल अफर्मेशन कहते हैं। ये संभावनाएं हैं उसमें बिकमिंग होने का, वो गुण उसमें निहित रहता है, तभी उससे वस्तु का उत्पन्न होता है। मैंने कहा कि जितनी भी वस्तुएं दुनिया में है उसमें गुण विहीन नहीं है, गुण है नहीं है, गुण है और नहीं भी है हम मानते हैं, लेकिन गुण है जो बहुत लोएस्ट है, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि गुण नहीं है। लेकिन हर वस्तु गुण शून्य नहीं है, अगर गुण शून्य रहेगा तो उससे उत्पन्न कुछ भी नहीं हो सकता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूलास मैटर की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट का थ्योरी जो दिया था वो हमारे कहा कि नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट, ये अरिस्टोटल ने कहा, सॉरी अरस्तु ने कहा था, सॉरी सुकरात ने कहा था कि नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट। तब उन्होंने कहा कि बाद में सोफिस्टों ने कहा नॉलेज नॉलेज थ्रू परसेप्ट, और जो उस नॉलेज की सुप्रीम पावर की बात की उन्होंने, प्लेटो ने उसको आइडिया कहा, जिसको ये ज़मीन पर उतारे। उन्होंने आइडिया वर्ल्ड की कल्पना कर ली कि मतलब जितने भी वस्तु दुनिया में है सब वो जो आइडिया वर्ल्ड की वस्तु है उसकी सब जेरोक्स कॉपी है, वास्तविक कॉपी तो वहाँ पर है। जितनी वस्तुएं हैं सब का ओरिजिनल कॉपी यहाँ है, दुनिया सब जेरोक्स कॉपी है। तब ऐसी कॉन्सेप्ट दी जिनके कारण उनके दर्शन में बहुत सारी आलोचनाएं हुई, खंडन किया गया और बहुत तरह के तर्क दिए गए। तो उसी के तर्क के जवाब में एरिस्टोटल ने कहा कि दुनिया की हर वस्तुओं में यूनिवर्सल और पार्टिकुलर दोनों का संयुक्त समावेश होता है। जैसे हमने अभी पहले ही कहा था कि शुद्ध रूप में गुणविहीन मैटर नहीं होता है, और गुणविहीन मैटर रहेगा उससे किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, और उसमें एक संभावनाएं होती है जिससे वस्तु उत्पन्न होता है। जैसे हम यह कहें कि मिट्टी में अनेक संभावनाएं हैं, तभी उससे सुराही भी बन जाता है, घड़ा भी बन जाता है और सब वस्तुएं बन जाती है। यानी पिरामिडी व्यवस्था में निचले स्तर पर मैटरलेस फॉर्मलेस मैटर और ऊपर में मैटरलेस फॉर्म होते हैं, जिसको कि सुप्रीम पावर कहा जाता है। तो यहाँ पर हर फॉर्म में बिकमिंग की संभावनाएं होती है और उसी से संसार का निर्माण होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि संसार में क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होता है। जैसे आप ऐसा हमको दिखाई देता है कि वस्तु में क्षण प्रति क्षण परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हर वस्तु में क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होता है। उसका मेन कारण ये है कि जब आप आम को ही ले लें तो उसकी गुठली खाए, अगर उसको संभावनाएं आप नहीं देंगे, वो कहीं रख देंगे तो नहीं होगा, उसको मिट्टी में डालेंगे तो फिर उससे गुठली में अंकुर आएगा, फिर उससे पौधा निकलेगा, फिर वृक्ष होगा, फिर पौधा होगा, बड़ा होगा, ब्रांचेस और शाखाएं होंगी, उसके बाद उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे और लास्ट में फिर हमें खाने को मिलेगा। तो इसमें उस गुठली में भी संभावनाएं हैं, तभी उससे पौधा, यानी बीइंग से बिकमिंग तक का सफ़र ये पूरा चलता रहता है। अरस्तु के पूर्वी दार्शनिकों ने नॉन बीइंग और बिकमिंग दोनों की व्याख्या करने का प्रयास किया है, लेकिन वो पूरा सफल तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण वो विश्व की व्याख्या सही ढंग से करने में असमर्थ रहे। अरिस्टोटल ने विश्व की सही ढंग से व्याख्या करने का भरपूर प्रयास किया है, जिसमें बीइंग से बिकमिंग तक का उन्होंने सफ़र बतलाया है। उन्होंने कहा कि हर मैटर में एक क्षमता होता है, एक शाक्यता होता है, जिसके कारण उसकी संभावनाएं असीम मानी जाती है, वहाँ तक उस वस्तु का निर्माण होता है। यानी कि जिसमें संभावना है उसी के आधार पर वस्तु का हम निर्माण कर सकते हैं। यानी कि पोटेंशियल है, पोटेंशियलिटी है उसमें, तभी उसका निर्माण हो पाता है। अगर पोटेंशियली नहीं है, साक्यता है, उसमें क्षमता है, शक्ति है, चाहे सुसुप्ता अवस्था में कोई रहे, तभी उससे वस्तु का निर्माण हो सकता है।
और ये हम देखे हैं कि यही विश्व की व्याख्या करने का प्रयास करता है। कोई विश्व को यांत्रिक व्याख्या करता है, तो कोई कहता है निमित्त कारण के आधार पर गॉड ने विश्व की निर्माण किया है। तो यानी सृष्टिवाद और विकासवाद दोनों का सिद्धांत चलता रहता है। हमने देखा है कि अरस्तु ने मैटर और फॉर्म को कितने ही सहूलियत और कितने ही स्पष्ट तरीके से विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया। निमित्त कारण को यूं ही रखा, जबकि उपादान कारण को यूं ही रखा जिसको उन्होंने मैटर कहा। निमित्त आकारिक और प्रयोजन कारण को एक कारण में, निमित्त कारण में समेट कर उसको फॉर्म रूप दिया, और एक साक्यता जिसमें संभावनाएं हैं उसको क्षमता और शक्ति प्रदान करके वास्तविकता करने का प्रयास किया है। और विश्व का प्रयोजन जो लक्ष्य रहता है, जो व्याख्या करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि वो एक कोटि बर कोटि वहाँ तक पहुँचते हैं। अब यह अरस्तु का कहना है कि विश्व की जब हम व्याख्या करते हैं तो विश्व की व्याख्या कैसे होती है, कैसे उसका निर्माण होता है। उन्होंने कहा है कि नीचे लेवल पर जब हम रहते हैं तो वहाँ पर जो होता है ये नीचे लेवल की जब हम बात करते हैं, नीचे लेवल की बात करते हैं, जो यहाँ पर फॉर्मलेस मैटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ जो है ना दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यह पूरा दिमाग ही होता है, ब्रेन होता है, इंट्यूशन होता है, फॉर्म होता है। ये मैटरलेस फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्योर फॉर्म है और ये रीजन से चलता है। रीजन, इंट्यूशन, इंटेलेक्चुअल, बुद्धि, विवेक, वहाँ ये रीजन से, ये पूरा रीजन से चलता है। दैट इज प्योर फॉर्म। और इसमें यहाँ मैटर है, और यही यहाँ पर उनका दृष्टिकोण प्रत्यक्षवादी वो कहलाए हैं। वास्तविकता की ओर मानते हैं। जो प्रयोजन यहाँ तर्कनिष्ठ है, ये तर्क के माध्यम से चलता है और ये तर्क से नहीं चलता है। इस प्रकार हमने देखा है कि किस प्रकार अरस्तु ने विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया, जिसमें यहाँ पर मैटरलेस फॉर्म और फॉर्मलेस मैटर आया, और उन्होंने जो यांत्रिक या परियोजनात्मक व्याख्या देने का प्रयास किया है, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल तार्किक है और तर्क से परिपूर्ण है, अकाट है। और अभी तक जितने भी दार्शनिक हुए हैं, आप मॉडर्न में अभी वो देखते हैं कि सब ने किसी न किसी रूप में अरस्तु के सिद्धांत को लेने का प्रयास किया है, उनका विचार लिया है। और आगे की क्लास, आगे की कक्षा में मैं इस पर चर्चा करूंगी किस प्रकार अरस्तु का सिद्धांत अन्य दार्शनिकों के लिए कारगर हुआ, जो विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किए हैं और उसको सफल बनाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।